भिलवाड़ा गांव में रामलाल नाम का एक जमींदार रहता था। वो बहुत अमीर था। गांव की लगभग सारी जमीन उसी की थी। गांव के जितने भी छोटे किसान थे जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी, सब के सब रामलाल के खेतों में काम करते थे। जमींदार बहुत ही जालिम किस्म का इंसान था। वो किसानों को मजदूरी के बदले कुछ पैसे और खाने के लिए थोड़े अनाज दिया करता था, जिससे किसी तरह लोगों का गुजारा चल रहा था। उसी खेत में धनिया भी काम करता था, जिसके परिवार में उसके बूढ़े माता पिता और पत्नी लाजवंती रहती थी। धनिया को जो भी अनाज मिलता था उसमें मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन धनिया काम करके भूखा प्यासा घर आता है और अपनी पत्नी को खाना निकालने के लिए बोलता है, लाओ जल्दी से खाना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। ये क्या है, मैं इतना कम खाना खाऊंगा। शुक्र मनाओ, इतना खाना भी मिल रहा है। मैं अपने हिस्से का खाना आपको दे रही हूँ। जो भी अनाज घर में था सब बना दिया। अब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। आप इतने कम अनाज लाते हो, इसमें 4 लोगों का पेट कैसे भरेगा? मैं क्या करूँ लाजो, ये जमींदार तो हमारे काम के भी पूरे पैसे नहीं देता है। बोलने जाओ तो काम से निकालने की धमकी देकर चुप करा देता है। करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। आप जमींदार से आखिरी बार बात करके देखो। बोलो हमें अनाज के बदले पैसे बढ़ा कर दे। पैसे रहेंगे तो हम अनाज खरीद कर खाएंगे। थोड़ा सा अनाज लेकर क्या फायदा जब हमारा पेट ही नहीं भरता। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं कल ही इस बारे में जमींदार से बात करूँगा। ठीक है, आप पहले खाना खा लो, आपको जोरों की भूख लगी है। मेरे साथ थोड़ा तुम भी खा लो। तुमने अपना हिस्सा तो मुझे दे दिया है, तो भूख तो तुम्हें भी लगी होगी। नहीं जी, मैंने थोड़ा खाना पहले ही खा लिया था। बाकी कुछ खाना आपके लिए बचा कर रखी थी। इतना समझाकर वो पूरा खाना अपने पति को खिला देती है। धनिया भी भूखा था, इसलिए बिना देरी किए झट से पूरा खाना खा जाता है। लेकिन पूरा खाना खाकर भी उसका पेट नहीं भरता है। ससुरी, इतना कम खाना था कि शरीर का एक कोना भी नहीं भरा। पानी पी के ही पेट भरना पड़ेगा। किसी तरह वो पानी पी पी कर अपना पेट भरता है। अगले दिन जब वो काम पर जाता है तो सबसे पहले जमींदार से जाकर पैसे बढ़ाने की बात करता है। मालिक, मेरे घर में अनाज पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इतने कम अनाज में मेरे घर का गुजारा नहीं हो रहा है। मेरे परिवार के अनुसार अगर आप अनाज थोड़ा बढ़ा देंगे तो मेहरबानी होगी। देख धनिया, तेरे परिवार का ठेका मैंने नहीं लिया है। मैं जितना सबको देता हूँ उतना ही तुझे भी दे रहा हूँ। अब इससे तेरा पेट भर रहा है या नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। चल जा, आप काम कर, वरना आज के पैसे भी काट लिया तो रोते रह जाओगे। जमींदार धनिया को डरा धमकाकर उसे वापस से काम पर लगा देता है और जमींदार वहां से चला जाता है। अब धनिया काम तो कर रहा था, लेकिन उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे घर की चिंता खाई जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनाज कहाँ से लाए, क्योंकि जमींदार ने उसे ज़्यादा अनाज देने से साफ मना कर दिया था। वो किसी तरह काम खत्म करने के बाद घर न जाकर खेत में ही बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। जिस खेत में वो बैठा था उस खेत में फसल की कटाई का काम चल रहा था। कटाई के दौरान कुछ अनाज खेत में ही गिरे थे। खेत में तो बहुत सारे अनाज गिरे हैं। अगर मैं पूरा अनाज इकट्ठा करूँ तो लगभग 1 बोरी अनाज होगा। मैं ज़मींदार से ये अनाज मांगने गया तो जालिम ज़मींदार इस अनाज को भी अपने पास रखवा लेगा। फिर मुझे तो अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मुझे इसे छुपाकर किसी तरह अपने घर लेकर जाना होगा। यही सब सोचकर धनिया पूरे अनाज को एक बोरी में डाल लेता है। उसके बाद बोरी को अपने सिर पर उठाकर ले जा रहा था। तभी जमींदार उसे देख लेता है। उसके बाद जमींदार तुरंत अपने आदमियों को इकट्ठा करता है। ए छुट्टन, ए पुत्तन, जरा यहाँ आना। जी मालिक, जरा सब मेरे साथ खेत में चलो, लगता है कोई हमारा अनाज चुरा रहा है। इतना बोलकर जमींदार सबको लेकर खेत में जाता है। सभी खेत के पास पहुंचकर देखते हैं कि धनिया एक बोरी में अनाज अपने सर पर लेकर जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो जमींदार और उसके आदमियों को देखता है तो काफ़ी घबरा जाता है। जमींदार उसे घूर कर देखने लगता है। धनिया, तू चोरी कर रहा है? गद्दार, तुझे काम करने को बोला था, तू तो मेरे पीठ पीछे मुझे ही चूना लगा रहा है। मालिक, मैंने चोरी नहीं की। खेत में जो भी अनाज पहले से गिरा था उसी को समेटकर एक साथ इस बोरी में लेकर जा रहा था। अच्छा, तो ये अनाज हवा से गिरा है? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ जो तू मुझे कोई भी कहानी सुनाएगा और मैं सुन लूँगा? उसके बाद जमींदार अपने आदमियों से अनाज छीनने को बोलता है। नहीं, मैं ये अनाज नहीं दे सकता। मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। मालिक, कृपा करके ये अनाज मुझे दे दो।
मेरा परिवार भूखे मर जाएगा। मर रहे हैं तो मरने दो, अब तो मैं तुम्हें एक दाना भी नहीं देने वाला। इतना बोलकर जमींदार अपने आदमियों को जबरन धनिया से बोरी छीनने को बोलता है। इसलिए उसके आदमी बोरी छीनते हुए लाठी से उसके सिर पर वार कर देते हैं, जिसकी वजह से धनिया उसी समय नीचे गिर जाता है। अरे क्या हुआ इसे, तुम लोगों ने इतने जोर से क्यों मार दिया? अरे पुत्तन जल्दी देख, ससुरी मर तो नहीं गया। पुत्तन जैसे ही धनिया को जगाने की कोशिश करता है तो पता चला कि वो मर चुका है। ये देख सभी धनिया की बॉडी को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। धनिया मरने के बाद भूत बन जाता है। ये क्या, बस कुछ अनाज के लिए इन लोगों ने मुझे मार दिया, अब मेरा घर कैसे चलेगा? मेरी बीवी और बूढ़े माँ बाप को कौन पालेगा? नहीं, मैं अपने घर वालों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इस जमींदार को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से आज मेरा परिवार बेसहारा हो गया है। अभी मुझे किसी तरह अपनी बॉडी छुपा कर रखनी पड़ेगी और बिना किसी को कुछ बताए अपने असली रूप में ही रहना पड़ेगा। इतना सोचकर भूत पहले की तरह असली धनिया का रूप धारण करके जमींदार के गोडाउन पर जाता है और वहां से एक चावल की बोरी निकालकर अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी बोली, आज घर आने में कितनी देर लगा दी, कब से आपकी राह देख रही हूँ। अरे भाग्यवान, ये अनाज की बोरी लानी थी इसलिए जरा देरी हो गई। देखो बहुत सारा अनाज है, जितना खाना है खाओ, जल्दी खत्म नहीं होगा। इसी तरह धनिया हर रोज रूप बदलकर घर से काम पर जाने के लिए निकलता था और शाम को हमेशा की तरह अपने घर में आता था। इसलिए घर वालों को कभी उस पर शक नहीं हुआ। धनिया का भूत जमींदार को बर्बाद करना चाहता था, इसलिए वो धीरे धीरे जमींदार और उसके लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। एक दिन कुछ लोग खेत में काम कर रहे थे, तभी धनिया का भूत वहां पहुंच जाता है और सबको एक एक करके डराने लगता है। खेत में काम कर रहा रामलाल फसल काट काट कर जमीन पर रख रहा था, लेकिन अचानक ही सारा का सारा अनाज गायब हो जाता है। आसपास देखता है तो सभी अपना अपना काम कर रहे होते हैं। ये देखकर रामलाल घबरा जाता है, फिर भी वो काम नहीं छोड़ता, लेकिन लगातार फसल गायब होने की वजह से वो काफ़ी डर जाता है। तभी वहाँ काम कर रहे दूसरे मजदूर के साथ एक और घटना घटती है। वो मजदूर फसल काट ही रहा होता है, तभी पौधे से खून निकलने लगता है। जब जब वो फसल काटता था तब पौधे से खून निकलता था। ये देखकर वो डर जाता है और फसल को वहीं छोड़कर खेत के बाहर आ जाता है। ऐसे ही सभी मजदूरों के साथ कुछ न कुछ हादसा हो जाता है, इसलिए डर से सभी काम छोड़कर खेत से बाहर निकल जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? आज फसल काट के रखा था, ना जाने जमीन खा गई, आसमान निकल गया। हाँ भैया, क्या बताए, हमरे सामने तो पौधे से खून ही निकलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी इंसान को काट दिया हो। हमरा तो दिमाग ही चकरा गया। जरूर यहाँ कोनो भूत का साया है। ई खेत में इससे पहले तो कोनो ऐसा घटना न घटल, हमके बहुत डर लागत है। अरे भैया, इससे पहले कुछ हो, जान बचाकर भागो यहाँ से, यहाँ काम करने में जान का खतरा है। सभी के जाते ही धनिया का भूत खेत में प्रकट हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। इधर सभी डर से काम छोड़कर भाग गए और जमींदार को सारी बात बता दी। जमींदार को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। उसका शक धनिया पर जा रहा था, क्योंकि जब से वो मरा है उसकी बॉडी नहीं मिल रही थी और ना ही उसके बारे में कोई कुछ खोज खबर लेने आया। ये बात उसे डरा रही थी। अब सारे मजदूर के काम छोड़ने के कारण से जमींदार का पूरा काम ठप पड़ गया। वो उदास होकर अपने आदमियों के साथ खेत देखने जा ही रहा था, तभी अचानक उसके खेत में आग लग गई और पूरा फसल जलकर राख हो गया। वो झट से अपने आदमियों को बोलकर पूरे खेत में पानी पटवाता है, जिसके बाद कुछ हद तक आग पर काबू पा लेते हैं, लेकिन फसल पूरा जलकर राख हो गया था। वो वही अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो बर्बाद हो गया। जिसका भी हाथ है मेरे फसल को जलाने में, एक बार बस उसका पता लग जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर किसी तरह वो खुद को संभालते हुए अपने घर जाता है और गुस्से में अपनी पत्नी को खाना निकालने के लिए बोलता है। उसके बाद धनिया की आत्मा वहाँ आ जाती है और उसके पत्नी के शरीर में चली जाती है। उसके बाद जमींदार की पत्नी रसोई घर में जाकर जमींदार के लिए खाना निकालती है, जिसमें नमक और मिर्च का पूरा डब्बा डाल देती है। उसके बाद जमींदार की पत्नी वो खाना अपने पति को दे देती है। जमींदार जैसे ही एक निवाला अपने मुंह में डालता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये क्या बनाई हो?
इससे अच्छा तो मुझे जहर दे देती खाने के लिए। मुझे मारने का प्लान है क्या? अरे पानी लाओ जल्दी, मेरा मुंह जल रहा है। ये लो जी पानी। लेकिन जमींदार जिसे पानी समझकर पी रहा था, असल में वो तो तेल था। तो ये क्या है? इतना बोलते ही उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगती है। उसके चेहरे पर धनिया की आत्मा साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए वो गुस्से में अपनी पत्नी का गला दबाने जाता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सब जो भी हो रहा है ये तेरी वजह से हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं? मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहते हो? ये सुनते ही जमींदार को होश आता है कि वो अपने ही पत्नी को मार रहा है। उसके बाद वो उसे छोड़ देता है। ये देख धनिया का भूत जोर जोर से हंसने लगता है और पहली बार उसके सामने आता है। क्या हुआ जमींदार, कैसा लग रहा है? जमींदार उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगता है, फिर भी वो उसे माफ नहीं करता है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता था। गलती से मेरे आदमियों ने तुम्हें मार दिया। तुझे माफ कर दूं? तूने मुझे मारकर मेरा घर बर्बाद कर दिया। तुझे मेरे परिवार पर तरस नहीं आया? थोड़े से अनाज के लिए तूने मुझे जान से मार दिया। तेरी वजह से आज मेरे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। ये बोलकर धनिया का भूत गायब हो जाता है। अब और नुकसान हो उससे पहले जमींदार धनिया के घर जाता है। घर पहुंचते ही जमींदार ने देखा धनिया अपने परिवार के साथ आराम से बैठकर बातें कर रहा था। वो उसका सामान्य रूप देखकर डर जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो उसके घर उसे डरा रहा था। जैसे ही सबकी नज़र दरवाजे पर खड़े जमींदार पर पड़ती है, तब सभी आश्चर्य हो जाते हैं। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त जमींदार उसके घर क्यों आया है। लेकिन धनिया जमींदार को देखते ही गुस्से में अपने असली रूप में आ जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। मेरे घर में कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हत्यारा कहीं का, निकल जाए इस घर से। धनिया का ये रूप देखकर उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। भूत, ये क्या है? अचानक आपका रूप कैसे बदल गया, वो भी इतना डरावना? यही मेरा असली रूप है। मैंने इतने दिनों से तुम सबको अंधेरे में रखा है। उसके बाद वो उसे सारा किस्सा बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद उसकी पत्नी और उसके बूढ़े माँ बाप रोने लगते हैं। जमींदार उसकी पत्नी लाजवंती से भी माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है। मैं वादा करता हूँ आज के बाद गांव के किसी भी मजदूर या किसान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। सबको उसके हक का पैसा और अनाज दूंगा। और धनिया, अब तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आज से तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। मैं सबको अपने परिवार की तरह रखूँगा, कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इतना सुनकर धनिया की आत्मा को शांति मिली और वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद उसी समय जमींदार और धनिया का परिवार उसकी बताई जगह पर जाते हैं, जहाँ वो अपने लाश को छुपा कर रखा था। पूरे विधि विधान के साथ उसकी पत्नी अपने पति का अंतिम संस्कार करती है। उसके बाद धनिया के आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता है। अब जमींदार भी सुधर जाता है। वो धनिया के पूरे परिवार का खर्चा खुद उठाता है और अब सभी मजदूर को भी उसकी मेहनत का पूरा पैसा देता था। किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता था।